लोक साहित्य के तमाम सारे महत्वपूर्ण विषयों पे हमारी क्लास निरंतर चल रही है और उस पर हम बात कर रहे हैं। इसी क्रम में आज हम एक बहुत जरूरी विषय लोक गाथा क्या है और लोक गाथाओं की विशेषताएं क्या होती हैं, इस पे हम चर्चा करेंगे। लोक गाथा के लिए अंग्रेजी में जो शब्द प्रचलित है वो है बैलेट। बैलेट का हिंदी पर्याय है लोक गाथा। इसे समझना बहुत आसान है। इसे तोड़िएगा आप लोक गाथा को तो दो शब्द मिलेंगे आपको, लोक और गाथा। अब लोक तो आप समझते हैं, एक क्षेत्र विशेष, समाज विशेष जहाँ की अपनी परंपरा है, जीवन शैली है, संस्कृति है, अपनी भाषा है। अब गाथा क्या है? गाथा को बहुत आसान ढंग से समझने के लिए आप समझिए कि ऐसी कथा जिसे गाया जा सके या ऐसा गीत जिसमें कथा के तत्व हो, उसे हम गाथा कहते हैं। इसे थोड़ा और आसान बना के समझाना चाहूंगा आपको कि जब आप कोई गीत सुनते हैं तो उसमें भाव होता है, रस होता है, आपको आनंद आता है। जब आप कथा सुनते हैं तो उसका एक आरंभ होता है, उसका एक मध्य होता है, फिर अंत होता है, उसमें कुछ पात्र होते हैं। तो एक ऐसी कथा जो किसी विशेष घटना, व्यक्ति या किसी परिस्थिति पर आधारित हो, उस घटना को गाया जा सके, उस कहानी को गाया जा सके, उसे हम क्या कहते हैं? गाथा कहते हैं। जैसे बिहार में भिखारी ठाकुर ने बहुत सारी लोक गाथाओं की रचना की, ठीक है। उसमें एक विदेशिया भी एक लोक गाथा है। बिहार की जो लोक गाथाएं हैं उनमें यह कहानी बहुत आती है कि पति जो है वह परदेश चला गया है और परदेश चले जाने से पत्नी को जो पीड़ा हो रही है, तो उस पीड़ा को वह कथा, अपनी कथा कह रही है, कह तो रही है अपनी पीड़ा की कहानी, लेकिन उस कहानी को वह गीत के माध्यम से गा रही है। तो ऐसी कथा जिसे गाया जा सके उसे हम लोक गाथा कहते हैं, ठीक है। यानी कि लोक गाथा में कथा के भी तत्व होते हैं और गीत के भी तत्व होते हैं। इसी आधार पर यह लोकगीत से अलग है। नहीं तो गाया तो लोकगीत को भी जाता है, तो आप तो कह सकते हैं कि लोकगीत को भी गाया जाता है, तो लोकगीत और लोक गाथा में अंतर क्या हुआ? अंतर यही है कि गीत में कोई कथा नहीं होती है, प्रसंग होता है। विवाह के अवसर पे गाए जाने वाले गीत, विदाई के अवसर पे गाए जाने वाले गीत। लेकिन लोक गाथा में अनिवार्यतः एक कहानी होती है जिस कहानी को गाया जाता है। इस तरह लोक गाथा को और आसान ढंग से समझना हो, वो थोड़ा सरल करना हो, व्यवस्थित करना हो, तो हम कह सकते हैं कि ऐसा कथा गीत जो मनोरंजन या विशेष अवसरों पर गाया जाता हो, उसे हम लोक गाथा कहते हैं। इसमें कथा और गीत दोनों के तत्व विराजमान होते हैं। लोक गाथा को अंग्रेजी में बैलेड कहा जाता है और बैलेड शब्द जो है इसकी जड़ें लैटिन भाषा में है। बैलेड शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के बेलोर शब्द से हुई है। किससे हुई है? बेलोर शब्द से हुई है, ठीक है। और बेलोर शब्द का अर्थ होता है नृत्य करना, नाचना। तो लोक गाथा के बारे में कहा जाता है, एक और राय बनती है कि नृत्य करते हुए गाया जाने वाला जो कथात्मक गीत होता है उसे भी हम लोक गाथा कह सकते हैं, ठीक है। कुछ ऐसी लोक गाथाएं होती हैं जिनको गाते हुए लोग नृत्य भी करते हैं गांव में। सिंगल कोई व्यक्ति आ गया, एकल व्यक्ति आ गया, कोई बड़ा आख्यान सुना रहा है, कोई कहानी है, किसी राजा की कहानी, किसी रानी की कहानी, किसी के बलिदान की कहानी, किसी की वीरता की कहानी, और उस कहानी को कह रहा है, कथा है वह, उसे गा रहा है और नाच भी रहा है। तो बेलोर शब्द का अर्थ है नृत्य करना, यानी कि लोक गाथा में नृत्य के भी या तत्व हो सकते हैं और कहीं कहीं के लोक साहित्य में, वहां की लोक गाथाओं में इसके भी तत्व पाए जाते हैं। आगे बात समझ में, ठीक है। यानी कि वह विस्तृत गीत, लोक गाथा किसी समाज विशेष में प्रचलित वह विस्तृत गीत है जिसमें कोई कथा या कहानी होती है। या फिर इसे ऐसे कह लीजिए, ऐसी कथा या कहानी जिसे गीत के रूप में गाया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें किसी समाज की परंपरा, कोई घटना, कोई ऐतिहासिक तत्व, कोई मूल्य विराजमान हो, उसे हम
लोक गाथा कहते हैं। अंग्रेजी में इसके लिए शब्द है बैलेड, जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के बेलोर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है नृत्य करना। इस तरह से लोक गाथा का अर्थ होता है गाया जाने वाला कथात्मक गीत जिसमें नृत्य की भी संभावना हो सकती है, उसे हम लोक गाथा कहते हैं। स्पष्ट है, कोई समस्या तो नहीं है। अब लोक गाथा की जो परिभाषाएं दी गई है कुछ महत्वपूर्ण विद्वानों द्वारा, उसे हम कोट करते हैं और उसे समझने की कोशिश करते हैं। न्यू इंग्लिश डिक्शनरी में लोक गाथा की परिभाषा देते हुए कहा गया है कि बैलेड, आप जानते हैं कि बैलेड कहा जाता है लोक गाथा को। न्यू इंग्लिश डिक्शनरी में लोक गाथा की परिभाषा देते हुए कहा गया है कि बैलेड वह स्फूर्तिदायक या उत्तेजनापूर्ण कविता है जिसमें कोई जनप्रिय आख्यान रोचक ढंग से वर्णित होता है। वह स्फूर्तिदायक या उत्तेजनापूर्ण कविता है जिसमें कोई जनप्रिय आख्यान रोचक ढंग से वर्णित होता है। आख्यान मतलब वही कहानी, कोई विचार, जो कथात्मक विचार जो जनप्रिय हो, जो लोगों के बीच में क्या हो, प्रचलित हो, यह कहा गया है न्यू इंग्लिश डिक्शनरी में। डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय ने लोक गाथा की बहुत अच्छी परिभाषा दी और उन्होंने कहा कि उन गीतों को लोक गाथा का नाम दिया गया है जो आकार में बड़े हैं, जिनमें कथानक की प्रधानता के साथ ही गेयता भी है। काव्य की भाषा में उसे हम प्रबंध काव्य कह सकते हैं। ये उनकी परिभाषा है। अब इस परिभाषा को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। कह रहे हैं कि उन गीतों को लोक गाथा का नाम दिया गया है जो आकार में बड़े हैं। जाहिर सी बात है, कथा होगी तो वह बड़ी कथा होगी, किसी प्रसंग पर आधारित होगी, किसी व्यक्ति पर, किसी घटना पर, किसी भी स्थिति पर आधारित हो सकती है। तो कथाएं तो बड़ी होती है गीतों की तुलना में, और जिनमें कथानक की प्रधानता के साथ ही गेयता भी होती है। अब कथा है तो कथानक होगा और कथानक के साथ साथ गेयता भी है। वो कह रहे हैं कि काव्य की भाषा में इसे हम प्रबंध काव्य कह सकते हैं। ठीक है, प्रबंध काव्य क्या होता है? आप जानते हैं कि जिसमें किसी कथा या घटना का बहुत क्रमबद्ध ढंग से, बहुत सुव्यवस्थित ढंग से और विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया हो। कोई एक मुख्य कथा होती है, उसके चारों ओर बाकी सारी कथाएं भी बुनी जाती हैं। इसमें कल्पना का, ऐतिहासिकता का, ठीक है, भावनात्मक तीव्रता देखने को आप देख सकते हैं प्रबंध काव्य में। अब रामचरितमानस को देख लीजिए, वह एक बहुत महत्वपूर्ण प्रबंध काव्य है। पर रामचरितमानस में क्या है? राम की एक मुख्य कथा है, वह जन्म से लेकर और अंत तक सारी कथा का क्रमबद्ध ढंग से वर्णन किया गया है। तो यही बात लोक गाथाओं के संबंध में कहते हैं डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय कि हम काव्य की भाषा में उसे लोक गाथा को प्रबंध काव्य कह सकते हैं। ठीक है। प्रोफेसर किटरेज ने लोक गाथा की परिभाषा देते हुए कहा कि बैलेड वह गीत है जिसमें एक कहानी कही जाती है, या यूं कहें कि कोई कथा ही गीत के रूप में सुनाई जाती है। वही बात, कोई कथा गीत के रूप में सुनाई जाती है या कोई कथा कही जाती है गीत के रूप में, इसे प्रोफेसर किटरेज ने लोक गाथा कहा। ठीक है। जॉर्ज ग्रियर्सन, नाम सुना होगा आपने। जॉर्ज ग्रियर्सन ने लोक गाथा की परिभाषा देते हुए कहा कि लोक गाथा पॉपुलर सॉन्ग का नाम है। लोक में जो प्रचलित पॉपुलर सॉन्ग है जिसमें कोई कहानी है और गेयता के तत्व है, जिससे जनता का मनोरंजन होता है, जो जनरुचि को, बड़े विशाल जनसमूह की रुचि को प्रभावित करती है, ऐसी गाथा को हम लोक गाथा कहते हैं। ठीक है। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने लोक गाथा की परिभाषा दी और कहा लोक गाथा वृत्तांत या जीवनी के रूप में प्रयुक्त होता है। गाथाओं में आख्यानों का सूक्ष्म उल्लेख या संकेत होने के कारण कालांतर में यह शब्द आख्यान, कहानी या जीवन वृत्तांत के अर्थ में प्रयुक्त होने लगा, ऐसा लगता है। यही सारी बातें घूम फिर के आ रही हैं कि कहानी के तत्व होने चाहिए, है ना, लोक जनता की अभिरुचि का पोषण होना चाहिए उसमें, और गीतात्मकता के तत्व होने चाहिए। इसे हम लोक गाथा कहते हैं। निष्कर्ष के तौर पे, सारांश के तौर पे हम ये कह सकते हैं कि लोक गाथा एक ऐसी मनोरंजनात्मक, आनंददायक, प्रेरक लोक विधा है जिसमें कथात्मकता, गीतात्मकता एवं अभिनेयता तीनों की त्रिवेणी का संगम देखने को मिलता है। ठीक है। कथात्मकता भी है, गीतात्मकता भी है और अभिनेयता, ये
त्रिवेणी देखने को मिलती है, जिसके माध्यम से जनता का मनोरंजन होता है, जनता को आनंद आता है, ठीक है, और जनता उसमें बहुत रुचि लेती है। ये सब लोक गाथा है। क्षेत्र विशेष में प्रचलित ऐसी कहानी जिसे गाया जा सके, ठीक है, जिससे जनता का मनोरंजन हो, ठीक है, उसे हम लोक गाथा कहते हैं, और जिसमें नृत्य की भी संभावना यानी कि अभिनेता की भी संभावना जहां विराजमान हो। आगे बात समझ में, कोई समस्या तो नहीं है। अब हम लोक गाथा की विशेषताएं क्या है इस पर चर्चा करेंगे। लोक गाथा की पहली विशेषता है कथात्मकता, ठीक है। कथात्मकता के कारण ही लोक गाथा को एक बड़ा कलेवर प्राप्त होता है, ठीक है, क्योंकि यह अनिवार्य है कि लोक गाथा के अंतर्गत किसी न किसी कथा का होना अनिवार्य है। अब कथा की जगह गाथा कहा गया, कथा की जगह गाथा इसलिए कि गाया, ऐसी कथा जिसे गाया जा सके, ठीक है। और यही वह मूल बिंदु है, मैंने अभी भी बताया कि यही वह मूल बिंदु है जहां से लोक गाथा और लोकगीत में अंतर होता है। लोकगीत में कथा नहीं होती, लेकिन लोक गाथा में अनिवार्य रूप से कथा होती है, ठीक है। लोक गाथा में क्या होता है कि कथा में जो चरित्र होते हैं उन चरित्रों का सांगोपांग विस्तार से वर्णन होता है, ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप लोक गाथा बड़ी हो जाती है, विस्तृत हो जाती है, ठीक है। लोक गाथाओं के जो विषय होते हैं वह प्रेम के विषय होते हैं, वीरता के विषय होते हैं, और इतिहास आदि से संबंधित किसी विषय को लोक गाथा में प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। सामान्य जीवन व्यापार के भी विषय होते हैं, तो इसका जो विषय है वह मूलतः वीरता, प्रेम, ठीक है, इतिहास की किसी तथ्य या किसी घटना पर आधारित और सामान्य जीवन व्यापार के भी बृहत्तर विषयों को इसमें शामिल किया जाता है, ठीक है। तो पहली विशेषता है इसकी कथात्मकता। लोक गाथा की दूसरी विशेषता है गेयता, संगीत एवं नृत्य का संयोग। गेयता, संगीत एवं नृत्य का संयोग। गीत, संगीत और नृत्य का लोक गाथाओं से अभिन्न रिश्ता है, ठीक है। आरंभ में मैंने बताया कि बैलेट शब्द लैटिन भाषा के बेलोर शब्द से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, नृत्य करना होता है, ठीक है। लोक गाथा का तात्पर्य उस कथात्मक गीत से है जिसमें नृत्य के साथ, जिसमें संगीत के साथ साथ अभिनेता या नृत्य के भी गुण विराजमान होते हैं। जाहिर सी बात है, आप तभी थिरकेंगे, तभी आप नृत्य करेंगे जब उसमें धुन हो, उसमें लय हो, और लय कभी कभी तीव्र भी हो सकती है, द्रुत विलंबित भी हो सकती है, और कभी कभी मंद भी हो सकती है, ठीक है। जो गायक होते हैं वो पदों की पुनरावृत्ति करते हैं लोक गाथाओं को गाते समय, जहां भावों की उच्चता हो, ठीक है, या भावों का विस्तार हो या प्रभाव देना हो, वहां वो टेक भी लेते हैं, ठीक है, पदों को दोहराते भी हैं बीच बीच में, ताकि उससे जनता के भीतर, सुनने वाले के भीतर एक प्रभाव पैदा हो सके, ठीक है। तो गेयता, संगीत एवं नृत्य, नृत्य का संयोग, यह लोक गाथा की दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता है। लोक गाथा की तीसरी महत्वपूर्ण विशेषता है रचयिता के नाम एवं व्यक्ति का अज्ञात होना, ठीक है। यह पूरे लोक साहित्य की विशेषता है। आप सब जानते हैं कि मौखिक परंपरा से लोक साहित्य की जितनी भी विधाएं हैं, चाहे वह लोक गाथा हो, लोक कथा हो, लोक नाटक हो, वह पीढ़ी दर पीढ़ी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक स्थानांतरित होती चली आ रही है। तो लोक गाथाओं में रचयिता का व्यक्तित्व अज्ञात होता है, ठीक है। इसका एक कारण तो लापरवाही रही होगी उस समय में, और दूसरा सामुदायिकता की भावना, कि व्यक्ति ने कभी अपना क्रेडिट लेने की कोशिश नहीं की होगी, या उसको यह कभी इच्छा नहीं रही होगी कि मेरा नाम चले या मुझे जाना जाए कि मैंने इस लोकगीत या लोक कहानी को या लोक गाथा को लिखा। जबकि देखें, आज सभ्यता के विकास के साथ साथ सबसे बड़ी लड़ाई क्रेडिट लेने की ही है। आज का व्यक्ति छोटी सी छोटी बात पे स्वयं का क्रेडिट लेना चाहता है, अपने को आगे रखना चाहता है, ठीक है। जबकि तब देखिए कि कितना बड़ा हृदय था, कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसने कहा, किसने लिखा, वो समूह का हो गया, वो मेरा नहीं। इदम नमम राष्ट्राय, ये मेरा नहीं, ये राष्ट्र का है। वैसे ये मेरा नहीं, लोकाय, या लोक का है, या समाज का है, ये जनता का है, मेरा अपना नहीं है। तो कितना बड़ा त्याग, कितना बड़ा हृदय, किस तरह के भाव होते थे, ठीक है। और यह भी हो सकता है कि प्रारंभ में जब पहली बार कोई लोकगीत लिख दिया गया होगा या लोक कहानी लिख दी गई होगी, तो उस समय के लोगों को पता होगा कि इस कहानी को इस व्यक्ति ने लिखा,
लेकिन एक पीढ़ी दो पीढ़ी के बाद कौन उस चीज को याद रखता है, क्योंकि इसका कोई लिखित आधार तो था नहीं, लिखित रूप तो था नहीं, पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक परंपरा से ही चीजें चली आ रही हैं। तो इसलिए भी रचयिता के नाम का अज्ञात होना और उसके बारे में पता न होना, यह एक लोक गाथा की विशेषता है। ठीक है, यह भी हो सकता है कि प्रारंभ में जिस व्यक्ति ने लोक गाथा या लोक कहानी या लोकगीत जिसका सृजन किया होगा, उसमें उसकी व्यक्तित्व की छाप रही होगी थोड़े समय तक, लेकिन चूंकि लोक साहित्य परिवर्तनशील है ना, भाषिक परंपरा से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आ रही, तो धीरे धीरे उसमें बहुत सारे बदलाव भी हो जाते हैं, तो फिर वह छाप भी धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। तो लोक साहित्य की तीसरी विशेषता के रूप में हम रचयिता के व्यक्तित्व का अज्ञात होना इसे ले सकते हैं। ठीक है, लोक गाथा की चौथी विशेषता है मौखिक परंपरा और विकसनशीलता। मौखिक परंपरा और विकसनशीलता। लोक गाथा प्राचीन काल से ही मौखिक परंपरा से चली आ रही है। ठीक है, अब ध्यान देने वाली बात है, समझने वाली बात है कि जो साहित्य मौखिक हो, समूह की हो और परंपरा से चली आ रही हो, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, नए नए गायकों का योगदान होता है, नए नए गायक हर युग काल और परिवेश में उससे जुड़ते जाते हैं। ठीक है, तो वह विकसित होती रहती है। कैसे विकसित होती रहती है? उसके विकसित होने का मूल कारण उसका मौखिक होना है। अगर वह मौखिक नहीं होता, लिखित होता, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई विकास नहीं होता। लेकिन चूंकि वह लिखित नहीं है, मौखिक है, और मौखिक भी कैसे, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक, तो अभी जो लोक गायक गा रहा है तो हम उसे सही मानते हैं। अब कल को जो उसे पिछली पीढ़ी से मिला है उसमें से वह कुछ भूल गया तो कुछ नया जोड़ देगा वह, तो जो नया जोड़ देगा वो आज के संदर्भ में वही सही माना जाएगा, वही सच्चा माना जाएगा। यही है विकसनशीलता और परिवर्तनशीलता। ठीक है, तो जब कोई गायक या कथाकार लोकगीत गाते हुए या लोक कथा सुनाते हुए कुछ भूल जाता है या कभी उससे कोई भूल हो जाती है, तो वो सुविधा अनुसार कुछ नई चीजें उसमें जोड़ देता है और नई चीजें जोड़ करके वह उसे एक नया रूप दे देता है। यही उसकी परिवर्तनशीलता या विकसनशीलता होती है। और ध्यान देने वाली बात है कि यह परिवर्तनशीलता या विकसनशीलता तभी तक है जब तक यह मौखिक है। अगर यह मौखिक नहीं होता लोक साहित्य या लोक गाथा, तो इसमें परिवर्तन और विकास की संभावनाएं नहीं होती। ठीक है, अब आप नमक का दरोगा कहानी पढ़ते हैं तो मजाल है उसमें आप कुछ बदल दीजिए, कोई बदल पाएगा? क्योंकि वह शिष्ट साहित्य है, वह लिखित साहित्य है। लेकिन लोकगीत, अब आपने अपना कोई लोकगीत सीख लिया, ठीक है, दो चार लोकगीत, अब अपनी नई पीढ़ी को आप थोड़ा बहुत उसमें से बदल के भी सुना देंगे तो उन्हें क्या पता चलेगा पता। तो ये परिवर्तनशीलता और विकसनशीलता लोक गाथा की बड़ी विशेषता है, और यह इसीलिए है क्योंकि यह मौखिक परंपरा पर आधारित है। इसकी पांचवी बड़ी विशेषता है स्थानीयता। ठीक है, स्थानीयता से मतलब है कि कथानक चाहे कहीं दूर दराज का भी क्यों न हो, क्षेत्र विशेष में गाए जाने के कारण उसमें अपनी स्थानीयता का पुट रहता है। ठीक है, क्षेत्र विशेष में गाए जाने के कारण वहां के लोगों का रहन सहन, रीति रिवाज, परंपरा, खान पान, आचार विचार और मान्यताएं सब कुछ लोक गाथाओं में देखने को मिलती हैं। ठीक है, लोक गाथा का निर्माण किसी घटना से होता है, कोई घटना घटी, कोई बात हुई, उससे लोक गाथा का निर्माण होता है। ठीक है, और उस निर्माण के साथ साथ जब वो कहानी कही जाने लगती है तो जहां कहीं भी वो कहानी कही जा रही है उसका परिवेश, उसकी स्थानीयता, उसकी मान्यताएं, उसके विश्वास, ठीक है, वो सारी चीजें उसमें समाहित हो जाती हैं। ठीक है, और ये जो स्थानीयता होती है यह कहीं कहीं ऐतिहासिकता के अध्ययन में भी सहायक होती है। ठीक है, जैसे अब चंबा के इतिहास में रानी सुनैना की कहानी का बहुत प्रचलन है, तो रानी सुनैना की कहानी जब आप पढ़ेंगे तो चंबा की स्थानीयता के हिसाब से, स्थानीयता और ऐतिहासिकता के बीच में जो रिश्ता है उसे भी आप समझ लेंगे। ठीक है, इसलिए सामाजिक सांस्कृतिक अध्ययन की दृष्टि से भी, ठीक है, लोक गाथाएं बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। ठीक है, तो ये लोक गाथा की पांचवी विशेषता थी, स्थानीयता। लोक गाथा की छठी विशेषता है उपदेश वृत्ति का अभाव। लोक गाथाएं ज्यादा उपदेशात्मक नहीं होती हैं, उपदेश देने की प्रवृत्ति लोक गाथाओं में नहीं होती है। ठीक है,
क्योंकि आप जानते हैं कि कथानक को गति देना होता है और उसे गाया जाता है, ठीक है। तो कोई कथा का आधार लेकर लोक गायक चलता है, उसी कथा को गीत के रूप में सुनाता है, लोगों का मनोरंजन करता है। वह इतिहास की किसी घटना पर आधारित हो सकता है, किसी वीरता की घटना पर आधारित हो सकता है, प्रेम पर आधारित हो सकता है, मानव समाज के जीवन से जुड़े किसी गहरे प्रसंग पर आधारित हो सकता है, लेकिन उसका उद्देश्य उपदेश देना नहीं होता है, ठीक है। नीति और उपदेश के स्थान पर लोक गाथाएं एक आदर्श रूप प्रस्तुत करती हैं। मनुष्य और जीवन का एक आदर्श रूप, कैसा जीवन हो तो बेहतर होगा, कैसा समाज हो तो बेहतर होगा, इस तरह की परिकल्पनाएं लोक गाथाएं हमारे सामने प्रस्तुत करती हैं। और लोक गाथा की अंतिम विशेषता होती है सरलता एवं स्वाभाविकता। यह लोक साहित्य की भी बड़ी विशेषता है, ठीक है, कि यहाँ पे अलंकार आदि गुणों का कोई समावेश नहीं होता। क्योंकि लोक गाथा क्या है या लोक साहित्य क्या है? लोक जीवन के सरल हृदय की अभिव्यक्ति है। तो उस सरल हृदय की अभिव्यक्ति भी बहुत सरल ढंग से ही की जाती है। कोई अलंकार नहीं, कोई विशेषण नहीं, कोई साज सज्जा नहीं, ठीक है ना। सीधी बात, दिल की जो बात है वह सीधे सीधे भाषा में कह दी जाती है। और सामाजिक संपत्ति होने के कारण लोक साहित्य या लोक गाथाएं समाज की संपत्ति होती हैं, ठीक है। और इसलिए वह स्वतंत्र होती है, स्वच्छंद होती है, परिवर्तनशील होती है, विकसनशील होती है, और वह परिवर्तनशीलता उन्हें और अधिक स्वाभाविक बनाती है। और लोक गाथा की भावधारा जो होती है वह बिना प्रयत्न के, बिना किसी गहरी कोशिश के सरल, सहज और स्वाभाविक ढंग से जनता के हृदय तक पहुंचती है, जनता के रूप में विराजमान होती है। यह लोक गाथा की एक बड़ी विशेषता होती है, उसका सरल, सहज और स्वाभाविक होना। हालांकि पूरे लोक साहित्य की यह विशेषता है कि उसमें सरलता होती है, सहजता होती है, बनावटीपन नहीं होता, कोई कृत्रिमता नहीं होती है, जानबूझकर कुछ नया आरोपित करने जैसा या कोई बौद्धिकता लाने जैसी कोई कोशिश नहीं होती है। साधारण हृदय की बातें साधारण शब्दों में, साधारण अंदाज में प्रस्तुत की जाती हैं। यह लोक गाथा की महत्वपूर्ण विशेषताएं होती हैं, ठीक है। अगली क्लास में हम लोक गाथाओं की उत्पत्ति के जो प्रमुख सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों पे बात करेंगे, ठीक है। समझ में आ गया आपको?